जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 90 चैप्टर हमने स्टार्ट किया है 20 कोड ऑफ एथिक्स इसको बोलते हैं हम, या एथिकल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल ऑडिटर। कल लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट किया, एक डिस्कस किया था, वो मैंने आपसे रीडिंग करने के लिए बोला था। उसमें कुछ एग्जांपल्स भी थी, कुछ एग्जांपल इजी थी, कुछ एग्जांपल कम्प्लेक्स थी, लेकिन मैंने कहा था चाहता रीडिंग कर लें। लेकिन कल ही आपको बता दिया था कि सारी एग्जांपल्स आपको समझ नहीं आएंगी। स्टार्ट करते हैं आज कोड ऑफ एथिक्स को, मज़ीद आगे लेके चलते हैं। पहले कल का जो है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब चूंकि प्रिंसिपल्स हैं ये, तो ये आज का जो लेक्चर होगा वो हम ये प्रोजेक्टर के ज़रिए से स्टडी करेंगे। इसमें कुछ मटेरियल ऐसा है जैसे एग्जांपल्स हैं, उनको रीड करवाना है, तो इसलिए प्रोजेक्टर के ज़रिए से हम स्टडी कर रहे हैं। आज आपका मेंटी क्विज़ नहीं है, इंशाल्लाह कल होगा, आज नहीं होगा। सबसे पहले मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स ने रीडिंग की है? शाबाश, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स जो है ये हमें बताता है कि अच्छा ऑडिटर होने के लिए कुछ असूलों के ऊपर अमल करना ज़रूरी है। वो असूल हैं 5, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। इंटेग्रिटी में कोई प्रॉब्लम, प्रिंसिपल में, एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल में कोई प्रॉब्लम, प्रिंसिपल, चलिए एग्जाम्पल, प्रिंसिपल में कोई प्रॉब्लम है जी। लास्ट वाली लाइन में ये कह रहा है, इफ काउंटर लेटर बिकम अवेयर दैट ही वाज एसोसिएटेड विद सच इन्फॉर्मेशन। वो कह रहा है आपने, एक अकाउंटेंट से मुराद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप यहाँ पे लफ्ज ऑडिटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन है कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल, ये सिर्फ ऑडिटर्स के लिए नहीं है, ऑडिटर्स के अलावा कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं भी काम कर रहा हो सबके लिए। तो यहाँ पे अमूमी तौर पे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हुए वो अकाउंटेंट का वर्ड यूज करता है। लेकिन याद रखें जो इसकी एप्लीकेशन है वो चूंकि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो जो एग्जांपल्स आएंगी वो ऑडिटर के पॉइंट, उसमें ऑडिटर का वर्ड ही यूज करेगा। इंटेग्रिटी में ये बता रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को अटैच नहीं करना, एसोसिएट, जो उसे पता हो कि गलत है या बड़ी ही लापरवाही के साथ बनाई गई है। अगर उसे पता चले कि कोई इंफॉर्मेशन गलत है, उसके साथ एसोसिएटेड है, तो अपने आप को अलग कर लेगा। एसोसिएट का मतलब ये है कि अगर उस इंफॉर्मेशन में किसी जगह पे उसका कोई फॉर एग्जांपल नाम आ रहा है, या ये लग रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के प्रिपेयर करने में उसका हाथ है, तो अपने आप को उससे अलग कर लेगा, ताकि जो गलत इंफॉर्मेशन है उसका नाम उस गलत इंफॉर्मेशन के साथ ना जुड़े। ये बता रहा है वो लास्ट लाइन में। डिसएसोसिएट करने का मतलब सेपरेट कर ले, कोई एंगेजमेंट वगैरह तो रिजाइन कर दे। जैसे फर्ज कीजिए, इसकी एक एग्जांपल बताता हूं आपको, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सीफएफ में एग्जांपल है, लेकिन अभी तो हम ऑडिट कर रहे हैं ना। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है, उसमें मैनेजमेंट ने कोई मिस स्टेटमेंट की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है जी इसको ठीक कर लें आप, कहते हैं हमने ठीक नहीं करना, आपका काम ऑडिट करना नहीं, आपका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, हमने जो आपको रिकॉर्ड दिया है आप उसके मुताबिक ही काम कीजिए। ये अगर सेल्स ओवरस्टेटेड है भी तो इसको ओवरस्टेटेड ही रहने दें, आप इसको ठीक करने की कोशिश ना करें। कौन सा आपने रिपोर्ट देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी, आप कर दीजिए। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्यों? हालांकि उसने वाकई रिपोर्ट तो दे नहीं रहा, ओपिनियन वेरिफिकेशन तो कर ही नहीं रहा, लेकिन स्टिल उसे पता है कि एक इंफॉर्मेशन जो उससे बनवाई जा रही है वो गलत है, तो उसने अपने आप को उस इंफॉर्मेशन से अलग कर देना है। वो क्या करेगा? डिसएसोसिएट कर देगा। एक और एग्जांपल सुन लें, टैक्स रिटर्न। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, टैक्स का काम भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए कहा, अब डायरेक्टर की या किसी भी पर्सन ने जिसकी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हो रही है, वो ये कह रहा है कि आप टैक्स रिटर्न है ना, इसमें मेरी इनकम को कम कर दें। चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा है नहीं सर, इनकम जो आपकी बनती है वो सारी उतनी लिखूंगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, कम कर दें। ठीक है, आपको इससे क्या, रिटर्न तो मेरी है, एफबीआर अगर कोई फर्ज करे पकड़ता है और एक्शन लेता है तो मेरे खिलाफ लेगा, आपके खिलाफ थोड़ी लेगा। आपको जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करें। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बात मान लेनी चाहिए? नहीं। इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल कहता है नहीं, जो इंफॉर्मेशन आपको पता है कि जो रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन है, गलत है, तो उसको अब अगर उसको ठीक नहीं किया जाता, आपने अपने आप को उससे अलग कर देना है।
ऑडिट में तो हम आपको पता है वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं ना, लेकिन ऑडिट के अलावा बाकी केसेस में अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन है तो हमने क्या करना है, अपने आप को उससे डिसएसोसिएट कर लेना है, अलग कर लेना है। ये बात समझ आ गई। इसी तरह की एग्जांपल वो नीचे कंटेक्स्ट में भी दे रहा है, कह रहा है जी यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ मैट्रिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, आफ्टर फील्ड वर्क एंड्स एंड द ऑडिट ओपिनियन इज इशूड। ऑडिट कर दिया, यू रिसीव्ड ए ड्राफ्ट अनऑडिटेड समरी रिपोर्ट, ठीक है, आपके पास एक समरी रिपोर्ट आई। फिर फैक्ट्स क्या, फैक्ट्स और कंटेक्स्ट एक ही चीज है। ये असल में क्वेश्चन आंसर की शक्ल में नहीं है, ये एक समझ लीजिए जैसे केस डिस्कस होता है ना, उस शक्ल में एग्जांपल्स है। कह रहे हैं नोटिस दैट द चेयरमैन्स मैसेज ओमिट्स ए मटेरियल डिस्क्लोजर अबाउट ए रीसेंट स्टाफ रीस्ट्रक्चरिंग, दिस रिपोर्ट इज नॉट ऑडिटेड बट इट विल बी शेयर्ड विद शेयर होल्डर। कहते हैं आपने ऑडिट कर लिया और वो सारा कुछ ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिट करने के बाद आपको चेयरमैन की तरफ से एक कोई रिपोर्ट मिली है ऐसी जो कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको क्या पता इंफॉर्मेशन क्या है, मटेरियल डिस्क्लोजर उसमें मिसिंग है। एक समरी रिपोर्ट आपको मिली, चेयरमैन ने कोई समरी रिपोर्ट बनाई है, उस समरी रिपोर्ट का ऑडिट नहीं होता, कोई भी रिपोर्ट है समरी रिपोर्ट का ऑडिट नहीं होता, तो वो, लेकिन वो रिपोर्ट आपकी जो ऑडिटेड रिपोर्ट है या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ अटैच होके जाएगी। आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता दूं, जब कंपनी एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने शेयर होल्डर को सेंड करती हैं तो एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी कुछ और इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है जो कंपनी लॉ रिक्वायर करता है, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जैसे चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। ये उसकी बात कर रहा है कि आपका ऑडिट ठीक निकल गया सारा, आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, वो बिल्कुल ठीक सारा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो उस ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक चेयरमैन रिपोर्ट भी अटैच करके भिजवानी है शेयर होल्डर्स को, वो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट या डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑडिट करना आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से वो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट मिसस्टेटेड है। क्योंकि गलती सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आपने कोई एरर किया है, कोई इंफॉर्मेशन चेंज कर दी, वो गलती तो है ही है, कोई इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए और वो मिसिंग है, वो भी गलती है, वो भी मिसस्टेटमेंट है। अब आपको पता चल गया कि ये जो रिपोर्ट चेयरमैन दे रहा है इसमें चूंकि एक मटेरियल डिस्क्लोजर मिसिंग है जो शायद कोई नेगेटिव न्यूज होगी, तो बताइए रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, तो हालांकि इस रिपोर्ट का ऑडिट नहीं होना, लेकिन क्या आपको इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। आप कहेंगे सर अगर ये वाली रिपोर्ट हमारी जो जेन्युइन जो ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करके आप भेजेंगे ना, तो हालांकि हमने इसको वेरीफाई नहीं करना होता, लेकिन स्टिल जब एक सही रिपोर्ट के साथ आपकी गलत रिपोर्ट जाएगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे सही रिपोर्ट की है, लेकिन जब दोनों इकट्ठी जाएगी यूजर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वो मुहावरा आपको शायद पहले बताया था, मैन इज नोन बाय कंपनी कीप्स। तो अब अगर एक सही रिपोर्ट है उसके साथ गलत रिपोर्ट है तो इसकी वजह से सही रिपोर्ट की रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्लाइंट हमारी सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के साथ अपनी कोई गलत रिपोर्ट अटैच करके शेयर होल्डर को भेजना चाहता है, हमारा शेयर होल्डर उससे मिसलीड होगा, क्या हम चुप करके बैठे? क्या करें? हाँ, पहले उनसे कहें कि इसको ठीक कर लें, नहीं करते तो हम अपने आप को इससे अलग कर सकते हैं, डिसएसोसिएट कर सकते हैं। हमने इंश्योर करना है कि जो गलत रिपोर्ट है ये हमारी किसी सही रिपोर्ट के साथ ना हो और ना ही इसमें हमारा कहीं पे नाम आ रहा हो। क्लियर? ये बात हो गई, ये एग्जांपल 2-3 समझ आ गई। अब आपको डिसएसोसिएट वाला पॉइंट समझ आ गया? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप किसी किस्म का बायस ना हो, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। आपने जब भी कोई प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी है, जब भी कोई फैसला करना है, किसी भी किस्म के दबाव के बगैर, किसी भी किस्म के लालच के बगैर करें। जब कभी कोई भी जजमेंट अप्लाई करनी है, फैसला करना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, किसी किस्म के दबाव के बगैर, लालच के बगैर, डर के बगैर करें। यह है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कैसे हासिल होती है? कैसे हम इस पोजीशन में पहुंचते हैं कि ना हमें कोई लालच होगा, ना हमें कोई डर होगा, ना दबाव होगा, ना फेवरेटिज्म? इंडिपेंडेंस के जरिए से।
अगर आप किसी क्लाइंट से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो आपका ताल्लुक उसके साथ ना पैसों का लेन देन रहता है, ना आपका फैमिली टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, किसी किस्म का लालच नहीं, किसी किस्म का दबाव नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी अचीव करने का बेहतरीन तरीका क्या है? इंडिपेंडेंस। ठीक है, कह रहा है आपने कोई ऐसी सर्विस परफॉर्म नहीं करनी चाहिए जहां पे कोई रिलेशनशिप या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों जो आपकी जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। वो रिलेशनशिप ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन याद रखें नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी के साथ हो सकता है हमारे कोई एडवर्स रिलेशनशिप भी हो, हमने उसको भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट, कंप्रोमाइज इज डिसीजन बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। कोई पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, फैमिली इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल दे रहा है, ये एग्जांपल थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके साथ शेयर करता हूं। कैसा है, मिस्टर हशाम एक सोल ऑडिट पार्टनर है फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट में, इज ऑफर्ड द ऑडिट ऑफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड ने उसे कहा कि भाई आप हमारी कंपनी का ऑडिट कर दे। यहां तक क्लियर? क्लाइंट आया, उसने कहा हमारी कंपनी का ऑडिट करें। सिचुएशन क्या है, मिस्टर हशाम्स फादर एक रिटायर्ड एम्प्लॉय जी लिमिटेड, वो जी लिमिटेड के रिटायर्ड एम्प्लॉय है। अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय ना होते, करंट एम्प्लॉय होते, तो यहीं पे ही कहानी खत्म हो जाती। हम कहते हैं यहीं पे थ्रेट राइज हो गया कि करंट एम्प्लॉय है। ठीक है, तो जाहिर है वो उस एम्प्लॉय को प्रेशराइज करके भी कह सकते हैं और उस एम्प्लॉय से क्या कि सिफारिश भी करवा सकते हैं। क्लाइंट कह सकता है उस एम्प्लॉय से, भाई आपका बेटा जो है वो ऑडिटर है, जरा उससे कहिए कि हमें कुछ थोड़ा फेवर दे दे, मिस स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दे, कह सकते। लेकिन यहां पे उसने करंट एम्प्लॉय नहीं बोला, क्या बोला? रिटायर्ड एम्प्लॉय है। ठीक है, लेकिन मसला क्या है, रिसीव मंथली ग्रेचुटी पेमेंट्स, वो पेंशन है, ग्रेचुटी पेमेंट से मुराद पेंशन। पेंशन वसूल करता है वेरी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न मैनेज बाय जी। पेंशन वसूल करता है जिसकी अमाउंट डिपेंड करती है जी के ऊपर। यानी कहना यह चाह रहा है कि जी लिमिटेड डिसाइड करती है कि पार्टनर के फादर को, जो उनका रिटायर्ड एम्प्लॉय है, क्या पेंशन मिलेगी। जी लिमिटेड का एक्शन डिपेंड करता है। ये बात समझ आ रही है? फिर इसके बाद क्या कर रहा है, दीज आर कंसोलिडेटेड इन द ग्रुप अकाउंट्स। ठीक है, वो बाद में जो उसके पेंशन रिटर्न्स होते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट की होती है, उनको वो कंसोलिडेट करके ग्रुप अकाउंट्स में इंक्लूड करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इररेलेवेंट है। मुझे बताइए, क्या ऐसी सिचुएशन में आपको कोई थ्रेट नजर आ रहा है? इसमें बिल्कुल थ्रेट नजर आ रहा है, क्योंकि जो रिटर्न जा रहा है ऑडिटर के घर में, उसका कंट्रोल किसके पास है? तो इसीलिए क्या इंडिपेंडेंस, ये लालच आ गया ना। हो सकता है अगर वो ऑडिटर से मतलब कंपनी की मर्जी के खिलाफ फैसले करे तो मे बी रिटर्न फिक्स तो नहीं है, वेरिएबल है, मे बी रिटर्न कम हो जाए। तो इसीलिए इसमें हम कहेंगे ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज होती है। डायरेक्टली नहीं होती, ये बात ठीक है, इनडायरेक्टली होती है। जी आपके जहन में ये बात आ रही होगी, वो फादर हैं, फादर के ही, और फिर है भी छोटी सी अमाउंट पेंशन। तो मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट लो है, लेकिन थ्रेट बहरहाल मौजूद है, प्रॉब्लम बहरहाल मौजूद है। इंडिपेंडेंस थोड़े दर्जे में ही सही, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे कंप्रोमाइज जरूर हो रही है ऑब्जेक्टिविटी। इससे एग्री करते हैं? चलिए, ये दो एग्जांपल्स, ये थोड़ी सी जरा ट्रिकी एग्जांपल थी। अब आपको समझ आ गई इसमें कैसे प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट हो रही है। अगर फिक्स अमाउंट होती फिर भी थ्रेट होता, लेकिन वो अमाउंट मजीद कम हो जाए, मतलब सिग्निफिकेंस मजीद कम हो जाती। देखिए, अगर क्लाइंट से थोड़े से भी पैसे हमारे किसी भी फैमिली मेंबर को मिल रहे हैं ना, तो याद रखें थ्रेट राइज हो जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस डिपेंड करता है फैक्ट, डिफरेंट फैक्टर्स में। कॉन्फिडेंशियलिटी, अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी में मैंने ये दो कंसेप्ट आपको कल बता दिए थे कि उसको डिस्क्लोज नहीं करना और यूज नहीं करना। ठीक है, अब आगे इसमें कुछ एक्सेप्शन और ये जो सिचुएशन है, ये मैं आपके साथ क्विकली शेयर करता हूं। कह रहे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करता है करंट क्लाइंट पे भी, फार्मर पे भी, प्रोस्पेक्टिव पे भी। इसका मतलब क्या है? करंट का मतलब जिसका अभी आप ऑडिट कर रहे हैं, अभी ऑडिट कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को भी कॉन्फिडेंशियल रखना है। ये तो बात समझ आती है। फार्मर का मतलब पुराने क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, वो भी किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, सारी उम्र नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स,
ऐसे जो आने वाले थे, जैसे हमने एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म किए, उससे डायरेक्टर्स की हमें इंटेग्रिटी के बारे में पता चला ठीक नहीं है, हमने रिफ्यूज कर दिया। अब देखिए वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, हमारा क्लाइंट कभी बन सकता था, बना नहीं कभी। अब क्या हम लोगों को बताते रहे कि भाई ये एक्सेप्टेंस प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए थे, 2-4 लोगों से पूछा, इस बंदे के बारे में बड़ी गलत बातें हमें पता चली है, क्या बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। हालांकि वो कभी हमारा क्लाइंट नहीं, प्रोस्पेक्टिव का मतलब यही है, एक्चुअल कभी क्लाइंट नहीं रहा, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट था, ये कभी कह रहा है इस सिचुएशन में भी आपको जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली है किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी। विद इन द फर्म इंक्लूडिंग पार्टनर्स, ये इंटरेस्टिंग बात कहता है, विद इन द फर्म भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यानी फर्म के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे फर्म के अंदर हो सकता है 3 पार्टनर हो, एक पार्टनर ऑडिट करे, एक पार्टनर टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, एक पार्टनर एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। क्या जो पार्टनर ऑडिट कर रहा है उस पार्टनर को इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए? जो टीम मेंबर है उन्हें वो इंफॉर्मेशन दूसरे टीम मेंबर के साथ शेयर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एक ही टीम के अंदर शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर डिफरेंट टीम हो नहीं कर सकते। एक टीम कोक का ऑडिट कर रही है, एक टीम पेप्सी का ऑडिट कर रही है, आप बैठे दोनों बैचमेट फर्म में इकट्ठे तो हो ही जाते हैं। अब फेवरेट क्वेश्चन पूछा, यार कोक के सीएफओ की सैलरी कितनी है? उसने पूछा अच्छा तू मुझे पेप्सी के सीएफओ की सैलरी बताओ, फिर तो कोक के सैलरी। क्या ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल इवन विद इन द कंपनी, विद इन द फर्म भी अप्लाई होता है। ठीक है, एक केस स्टडी छोटी सी किसी और बॉडी की केस स्टडी है। उसने कहा 2 टीम मेंबर आपस में बातें कर रहे थे और लिफ्ट के जरिए से ऑफिस उनका 5th फ्लोर पे था, 6, 7, 8, 10th फ्लोर पे था, लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे थे और क्लाइंट के बारे में जो उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उस लिफ्ट में कुछ दूसरे लोग भी मौजूद थे। बताइए क्या कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल ब्रीच हुआ? यस हुआ। इस चीज का ध्यान रखना है हमने कि जो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारे जरिए से किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी के पास ना पहुंचे। इवन घर वालों को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्लाइंट की नहीं बता सकते। यहां पे कहीं लिखा होगा कहाँ? सोशल इन्वायरमेंट, फैमिली गैदरिंग, पब्लिक प्लेसेस पे भी आप कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके जरिए से आप किसी ऐसी जगह पे कैजुअल टॉक कर रहे हैं और वहां पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर दी तो भी वायलेशन होगी। स्टाफ एंड एडवाइजर्स, अपने किसी स्टाफ के साथ भी आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है? कुछ केसेस में ये डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे अगर क्लाइंट खुद ऑथोराइज कर दे, क्या ये डिस्क्लोज कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? भाई क्लाइंट ने खुद ऑथोराइज कर दी तो फिर क्या प्रॉब्लम है? दूसरा, जब लॉ या कोर्ट रिक्वायर करे, लॉ रिक्वायर करे यानी किसी लीगल रिक्वायरमेंट में, किसी ऑर्डिनेंस में, किसी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर को ये इस तरह की बात पता चली, जैसे अगर लिखा हुआ है किसी एक्ट में कि अगर ऑडिटर को मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करेगा। अब बताइए अगर उसे ऑडिटर को मनी लॉन्ड्रिंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्या ये मैटर अब कॉन्फिडेंशियल रह गया कि अब कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शन में आया और हमें रिपोर्ट करना चाहिए? लॉ रिक्वायर कर रहा है। किसी केस में बाज़ औक़ात कोर्ट जज बुला लेता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, क्या जज को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? ठीक है, कोर्ट में। लेकिन याद रखें यहाँ पे एक और बॉडी थी, उसने अच्छा क्वेश्चन टेस्ट किया था। उसने बोला आपके इलाके का एसएचओ है, पुलिस वाला, वो आपसे इंफॉर्मेशन लेने आ गया, किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, क्या उसे प्रोवाइड करेंगे? नहीं, वो ना तो लीगल रिक्वायरमेंट है और ना ही, हाँ अगर लीगल रिक्वायरमेंट है फिर इनको इंफॉर्मेशन देने के पाबंद है, वरना नहीं। ऐसी सिचुएशन में वो कहते हैं बेहतर होता है आप अपने लॉयर से मशवरा करें, वो आपको बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन कानूनी तौर पे आप देने के पाबंद है या नहीं। तो जो इंफॉर्मेशन कानूनी तौर पे आप किसी को प्रोवाइड करने के पाबंद है उस पर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल नहीं लगेगा। डन जी। नेक्स्ट, जब कोई प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी हो। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आपको कई दफा अपने डिफरेंट कंसेप्ट्स में भी मिलेंगी। इसको जरा हम ध्यान से 1 by 1 स्टडी करते हैं कि जब ऑडिटर का प्रोफेशनल राइट हो या ड्यूटी हो डिस्क्लोज करना, तो उस वक्त वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल,
क्या आपको पता है ऑडिटर्स के काम का भी ऑडिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। और वो कौन करता है भला? आई कैप। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होता है, फर्म के अंदर भी होता है, एक फर्म से बाहर भी होता है। यहाँ पे हम सिर्फ फर्म के बाहर का फोकस करें। आई कैप करता है। आई कैप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए आया, हमसे इंफॉर्मेशन पूछा, ये काम कैसे किया, ये काम कैसे किया। हम चुप, हमने कहा हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। क्या यहाँ पे अप्लाई होगा? ये एक्सेप्शन आ गए। क्लियर? पहली टिक कर ले इसको, समझ आ गई तो। दूसरा, डायरेक्टर्स के बारे में पता चला उसने कंपनी के खर्चे से अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदी। एससीसीपी के पास खबर पहुंची, एससीसीपी ने डायरेक्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एससीसीपी की टीम भी उसी ऑफिस में बैठी है, हमारे ऑडिट भी उसी ऑफिस में चल रहा है। एससीसीपी की टीम के लोग हमारे पास आए, कहने लगे सर हमें शक है कि और मजीद डायरेक्ट कल्चर होता है ना, कहीं कोई मजीद किसी और डायरेक्टर ने भी कंपनी के एक्सपेंसेस से पर्सनल एसेट ना बनाया हो। आप चूंकि एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ऐसा एक्सपेंस है जो कंपनी के पर्पस के लिए नहीं हुआ, जो फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी नहीं हुआ, फॉर पर्सनल पर्पस हुआ है, तो हमें वो एक्सपेंसेस की डिटेल दे दीजिए। क्या डिटेल देंगे? हाँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रेगुलेटर कर रहा है, तो रेगुलेटर को हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सपोर्ट करना है, कर सकते हैं। कई दफा स्टेट बैंक की टीम आती है बैंक्स के ऑडिट में, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो हमसे भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं क्योंकि रेगुलेटर है वो। थर्ड, कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड और एथिकल रिक्वायरमेंट्स। किसी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है, उस सूरत में कर सकते हैं। दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं। पहले स्टैंडर्ड की एग्जांपल। स्टैंडर्ड की एग्जांपल क्या है? बाजू का नॉर्मली स्टाफ या एडवाइजर जो होता है ना, उसको हमने कोई मैटर कम्युनिकेट नहीं करता, हमारी फर्म उसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। लेकिन स्टैंडर्ड एक जगह पे ये कहते हैं, अगर आपके ऑडिट क्लाइंट के खिलाफ कोई लीगल केस चल रहा है, आप उस लीगल केस की डिटेल अपने वकील को शेयर करके उससे पूछ सकते हैं कि क्लाइंट ये केस हारने का चांस ज्यादा है या जीतने का चांस ज्यादा है, ये पूछ सकते हैं। हालांकि अगर देखें इसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। क्यों? वो जो वकील है आपका, वो आपकी ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड इस चीज की इजाजत देते हैं। ना सिर्फ ये कि इजाजत देते हैं, बल्कि रिक्वायर करते हैं कि आपने ऐसा करना है। ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की एक्सेप्शन हो गई। फिर इसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट इस चैप्टर में ये कई दफा पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट गौर से सुनिएगा, ये कई दफा पॉइंट आएगा। जब किसी एरिया में कोई थ्रेट हो ना, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे फर्ज कीजिए हमारा एक टीम मेंबर है, उसके पास क्लाइंट के शेयर्स थे। हमने कहा भाई ये तो प्रॉब्लमेटिक, ये तो इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो गई। तकरीबन ऑडिट शुरू हुआ, महीने तक उसने ऑडिट किया। हमने कहा ये तो प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? कि तुम्हारे पास शेयर्स हैं, तुम्हें हमने कहा था सेल्स को वेरीफाई करना है, तुम्हारे पास उस क्लाइंट के शेयर्स रहे हैं, महीना हो गया है, हमें शक है कि कहीं तुमने क्लाइंट को ऐसा ना हो सेल्स ओवरस्टेट करने दी हो, कोई मिस स्टेटमेंट ऐसी सामने अगर आई भी है जिससे सेल कम हो रही हो, तो हो सकता है आपने वो मिस स्टेटमेंट करेक्ट ना करवाई हो, ताकि सेल्स ज्यादा रहे, सेल्स ज्यादा रहेगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, शेयर की प्राइस बढ़ेगी, आपको फायदा है। बताइए समझ आ रहा है थ्रेड की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों रहा है सर? हमने उनसे कहा भाई प्रॉब्लम है। उसने कहा सर मैंने तो काम ठीक किया है, बाकी आगे जो आप हुक्म करते हैं कर लेते हैं, क्या करना है? पार्टनर ने बोला स्टेप नंबर 1 शेयर बेच दो। उसने कहा ऐसा शेयर नहीं बेच सकता। गैस करे पार्टनर दूसरी सजेशन क्या देगा? किसी और जगह पे आर्टिकल ना कर लो, हाँ ऑडिट कर लो, उसे किसी दूसरी कंपनी के ऑडिट में भेज दिया जाए जिसके शेयर्स नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक। सवाल यह है कि जो उसने पिछला 1 महीना पूरा काम किया है, फोकस मैं आपका इसके ऊपर करवाना चाह रहा हूं, उसका क्या करें? 3 ऑप्शन दे रहा हूं। बगैर चेक किए उसको डिस्पोज कर दें कि भाई ये गलत काम हुआ है। दूसरा, बगैर चेक किए इसको एक्सेप्ट कर लें
कि ठीक है। तीसरा, उसका रिव्यू करवाया जाए। अब यहाँ पे है सबसे अहम पॉइंट जिस पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ। रिव्यू कौन करे? क्या हमारी टीम में से ही कोई पर्सन उसके काम को रिव्यू कर ले, ये बेहतर है कि कोई इंडिपेंडेंट रिव्यूअर आ जाए, कोई एप्रोप्रिएट रिव्यूअर आ जाए? बताइए क्या एप्रोप्रिएट रिव्यूअर आ जाए। ठीक है, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर जब आएगा, थोड़ा सा जरा दीजिएगा, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, अब ये सोच के जवाब दीजिएगा। एप्रोप्रिएट रिव्यूअर आएगा, वो पूरी एंगेजमेंट का काम चेक करेगा कि सिर्फ सेल का, यानी जो उस पर्सन ने काम किया। इसको हम कहते हैं अपॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर टू रिव्यू वर्क डन बाय रेलिवेंट टीम मेंबर, जो भी था। ये बात समझ आ रही? अगली एग्जांपल सुने, सेम सिचुएशन, फर्क सिर्फ यह है कि अब की बार शेयर पार्टनर के पास थे, और पार्टनर आपको पता है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बताइए, पार्टनर के पास शेयर थे, हमने कहा जी सर जी हमारे जूनियर के पास शेयर थे, तो उसको आपने कहा इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज होती है, आपके पास शेयर है, इंडिपेंडेंस अभी भी कंप्रोमाइज होती है। पार्टनर ने कहा ठीक है मानता हूं, बोलो क्या करना है। हमने कहा यहाँ शेयर डिस्पोज करें, नहीं तो आपको जॉब से निकालते हैं। उसने कहा नहीं मैं शेयर डिस्पोज करता हूं। शेयर डिस्पोज कर दिए। अच्छा अब बताइए, महीने बाद शेयर डिस्पोज किए हैं, क्या पार्टनर ने जो पिछला काम किया हुआ है, रिव्यू जो भी किया है, जो जजमेंट्स उसने अप्लाई की हुई हैं, उनका रिव्यू होना चाहिए कि नहीं? अब अहम सवाल, अब ये जो रिव्यू होगा किसी एक स्पेसिफिक एरिया का होगा कि पूरी एंगेजमेंट का? इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो स्पेसिफिक वर्क रिव्यू करना अलग ऑप्शन है और पूरी एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना अलग। ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इंटरनल है। एक होता है जो आई कैप करता है, जो आई कैप करे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो एक्सटर्नल कहलाता है। जो हम किसी थ्रेट की वजह से अपने ही फर्म के किसी बंदे से कहें कि भाई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर लो, वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या कहलाता है? इंटरनल। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्यों करवाते हैं? जब कोई थ्रेट अराइज होता है उसको रीचेक करवाने के लिए कि कहीं उसका कोई इफेक्ट रह तो नहीं गया। इसको बोलते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो ये दो मिलते जुलते कंसेप्ट हैं। एक है रिव्यू, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को लेके आना, उसे कहना वर्क परफॉर्म जो किया उसको रिव्यू करे। किसको रिव्यू करे? वर्क परफॉर्म। इसका मतलब है सिर्फ एक एरिया आपने रिव्यू करना है कि उसमें कोई फेवर तो नहीं दी गई। और अगर थ्रेट का लेवल बहुत ज्यादा हो, पूरी एंगेजमेंट पे हो, पूरी एंगेजमेंट, फिर हम क्या करवाते हैं? फिर हम कोई स्पेसिफिक एरिया रिव्यू नहीं करवाते, फिर पूरी एंगेजमेंट को रिव्यू करवाते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? पास्ट का काम चेक हो रहा है कि कहीं अनड्यू फेवर तो नहीं दी गई क्लाइंट को। फर्क क्या है दोनों में? लेवल का। एप्रोप्रिएट रिव्यूअर जो होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को रिव्यू करता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला पूरी। पार्टनर इन्वॉल्व है तो क्या बेहतर है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के स्पेसिफिक वर्क का रिव्यू? स्पेसिफिक वर्क का रिव्यू कब करेंगे? जब वो स्पेसिफिक एरिया इफेक्ट हो। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अब ये कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में ये कहता है कि भाई अगर कभी किसी एरिया में थ्रेट हो ना, तो किसी बाहर के बंदे से, जो टीम से बाहर का बंदा है, फर्म का लेकिन टीम से तो बाहर का बंदा है, उससे रिव्यू करवा लो। तो उसको भी तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होगी, सोचे जरा। वो भी तो आउटसाइड पार्टी है, हमारी टीम से आउटसाइड पार्टी है, क्या उसको इजाजत है? बिल्कुल, ये एक्सेप्शन में आएगा। ये बात समझ आ गई? इसके साथ कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड के साथ ब्रैकेट में लिख लें एक्सपर्ट, कि कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब एक्सपर्ट, कि अगर कभी किसी आप एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं ना अपने ऑडिट में, तो उसके साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसने चेकिंग करवानी है। जैसे लॉयर एक एक्सपर्ट है, और जो उसके आगे लिखा हुआ है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें फॉर एग्जांपल इंटरनल रिव्यू, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक वर्क रिव्यू करेगा हमारा। अब वो भी ऑफिशियली तो टीम से बाहर है, चाहे फर्म का ही बंदा है, लेकिन है तो टीम से बाहर। क्या इनको अलाउ करते हैं कि इनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं? बिल्कुल,
और ये आपके ऑडिट में भी इंगेज हो सकते हैं हमारे, बिल्कुल इन पे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। प्रोटेक्टिंग द प्रोफेशनल्स ओन इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग, अगर उसके खिलाफ कोई केस चल गया है तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है। जैसे अगर उसके खिलाफ केस लग गया कि भैया इसने ना मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं की, 6000 की मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं की ऑडिटर ने, केस फर्ज कीजिए कर दिया गया। अब ऑडिटर ने कोर्ट में ये साबित करना है क्या कि हमारा मटीरियलिटी लेवल तो 1 लाख था, तो इमटीरियल मिस स्टेटमेंट के लिए हम जिम्मेदार होते नहीं है। अब मटीरियलिटी की कैलकुलेशन जिस एक पेज पे की हुई है ऑडिटर ने, वो पेज जज के सामने रखने लगे और क्लाइंट कह दे नहीं ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ना डिस्क्लोज करो, तो हमारा राइट है कि नहीं कि लीगल प्रोसीडिंग में अपने आप को डिफेंड करने के लिए डिस्क्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी की कुछ एग्जांपल्स थी, मैंने कोशिश की है मैक्सिमम इनको जितना मैं डिटेल में बता सकता हूं एग्जांपल के साथ बता दूं। कुछ समझ आ गई आपको सारे? ओके। कहता है पहले आपको ये सिखाया इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है, हर जगह पे कॉन्फिडेंशियल रखनी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर डिस्क्लोज करने का फैसला हो गया तो कह रहा है 2-3 चीजों का ध्यान रख ले, क्योंकि डिस्क्लोज करना जाहिर है एक अहम फैसला है, तो इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखने डिस्क्लोज करते हुए। क्या असल में इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो वो यही कह रहा है कि भाई ये ध्यान रखना है कि जितनी चीज जरूरी है वही डिस्क्लोज करो, और जिस पर्सन को जरूरी है उसी को डिस्क्लोज करो, ये कह रहा है। क्या कह रहा है? बिफोर डिस्क्लोजिंग द अकाउंटेंट मस्ट कंसीडर वेदर डिस्क्लोजर कुड हार्म द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी, क्या उस डिस्क्लोजर से किसी थर्ड पार्टी का कोई नुकसान हो सकता है? हो सकता है तो उस थर्ड पार्टी का जिक्र ना आने पाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट ने सरकारी मुलाजिम को रिश्वत दी कोई काम करवाने के लिए, और लॉ में लिखा हुआ था जो भी इलीगल एक्टिविटीज होंगी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। अब क्या हमें, मुझे बताइए, डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? हमारे क्लाइंट ने रिश्वत अदा की एक सरकारी अफसर को, इस तरीके से बताना चाहिए कि हमारे जो भी क्लाइंट है, जो भी सीएफओ है, उसने रिश्वत दी इस डिपार्टमेंट के मिस्टर असलम को, इस बंदे को। क्या बताना है? पहले वाला, क्योंकि हमारा फोकस दूसरे लोग नहीं है, हमारा फोकस कौन सा है? हमारा क्लाइंट। अगर स्टेटमेंट के अंदर आपने किसी दूसरे को नाम दे दिया और उसको फिर साबित करना पड़ेगा, और आपको पता है वो साबित करना मुश्किल होता है, उल्टा आपके खिलाफ केस कर देगा। इसलिए हमने जब डिस्क्लोज करना है तो इंश्योर करना है हम अपने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस डिस्क्लोज करें, और लोगों के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी? तो डिस्क्लोज देख ले किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट ऑफ फैक्ट नहीं और हो रहा है तो उस थर्ड पार्टी का नाम जो है वो जनरल कर दें, जनरल कर दें। मतलब जनरल से मुराद ये कि एक मुलाजिम था, बस ये स्पेसिफाई नहीं करना। फिर वेदर ऑल फैक्ट्स आर नोन एंड सब्सटेंशिएटेड, कहता है वो चीज डिस्क्लोज करो जो आपको पता है और जो आपकी वेरीफाइड है। सब्सटेंशिएटेड का मतलब है वेरीफाइड है, और जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है वो डिस्क्लोज ना कर देना। कल को वो बात गलत साबित होगी ना, जज ने आपको जेल में भेज देना है कि तेरे से ये बात पूछी थी तो तुम्हें नहीं पता थी तो बता देते कि नहीं पता, गलत बात क्यों बताई। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ज़बानी कलामी अदालत में बयान देना है कि रिटर्न फॉर्म में देना है, ये डिपेंड करता है। बाज़ का ज़बानी कलामी बयान होता है, बाज़ का अदालत में रिटर्न होता है। द इंटेंडेड रेसिपिएंट्स एंड वेदर दे आर एप्रोप्रिएट, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं, क्या वो वाकई एप्रोप्रिएट है? इनमें से कोई केस है तो वाकई एप्रोप्रिएट है। इरेलीवेंट बंदों को, हर एरे को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थोड़ी डिस्क्लोज करनी है। तो कह रहा है अगर कभी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी भी पड़ जाए, इन चीजों का ध्यान रखो। रखेंगे जी? तो कॉन्फिडेंशियल जितने भी हमारे 5 प्रिंसिपल हैं, इनमें वैसे प्रैक्टिकली सबसे अहम मेरे ख्याल, वैसे सारी अहम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिस्कशन किया उसने कॉन्फिडेंशियलिटी की है। डन जी? अच्छा आइए जरा अब आपको कुछ वो 2-3 एग्जाम्पल्स के जरिए से कॉन्फिडेंशियलिटी को समझाने की कोशिश करेगा। कह रहा है एडवाइजरी पार्टनर जो कि हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, वो आपसे कह रहा है भाई एनुअल रिपोर्ट तो मुझे शेयर कर दो, मैंने एक क्लाइंट के प्रपोजल में उसमें कुछ इंफॉर्मेशन यूज करनी है, और एनुअल रिपोर्ट कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि अभी पब्लिक नहीं हुई।
याद रखें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुई। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 20 तारीख को वेबसाइट पे अपलोड होनी है तो 19 तारीख तक ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसमें जो इंफॉर्मेशन वो किसी को नहीं आप दे सकते। 21 तारीख को ये ही इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, पब्लिक। फिर जिसको जो मर्जी बताएं वो चीजें जो उसमें शामिल लिखी हुई है। इसी फैब लवली की केस स्टडी थी, उसमें कहा एक टीम मेंबर के फादर थे, उन्होंने कहा टीम मेंबर से कि ऐसा करो जिस कंपनी का तुम ऑडिट कर रहे हो उसके पिछले 5 साल का प्रॉफिट मुझे बताओ कितना है, मैंने कोई रिसर्च वर्क करना है। क्या टीम मेंबर पिछले 5 साल का प्रॉफिट बता सकता है फादर को, बता सकता है, तो पब्लिकली अवेलेबल है, शाबाश, ठीक है। रिपोर्ट कंटेन्स कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ये अभी नॉन पब्लिक है। क्या आप ये एनुअल रिपोर्ट दे सकते हैं, उन्हें कहेंगे नहीं जब ये पब्लिक हो जाएगी फिर इसमें से जो मर्जी इंफॉर्मेशन यूज कर लीजिएगा, अभी नहीं कर सकते, अभी करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी की कह रहा है, एक और एग्जांपल सुन लो, वो क्या है, यू आर सुपरवाइजिंग एन ऑडिट ऑफ कॉन्फिडेंशियल और मार्केटिंग लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। फैक्ट्स क्या है, टू एसोसिएट डिस्कस ए मटेरियल रीस्टेटमेंट इन ए पब्लिक एलिवेटर, वही लिफ्ट वाली बात आ गई। ओवरहर्ड बाय ए टैक्स पार्टनर आल्सो वर्किंग ऑन द एंगेजमेंट, टैक्स पार्टनर था उसने सुन लिया। द इंफॉर्मेशन इज नॉट लीक्ड एक्स्ट्रा, हालांकि इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली लीक नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक नॉन सिक्योर सेटिंग में, नॉन सिक्योर कोई भी सुन सकता था, ये बहरहाल एक वायलेशन समझी जाएगी, क्योंकि वो हाँ लिफ्ट में इररेलेवेंट लोग भी हो सकते हैं। एक केस स्टडी में तो उसने इतना भी कहा, आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं ना, अगर दरमियान में लंच ब्रेक हो रही है तो आपने क्लाइंट के बारे में सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको अलहदा लॉक में रख के फिर लंच करने के लिए जाना है, टेबल पे ही पेपर वेट रख के नहीं चले जाना, क्योंकि ऑफिस में याद रखे क्लाइंट आते जाते रहते हैं। हमारे जो सीएफएम का ऑफिस होता है ना, इसमें क्लाइंट डिफरेंट क्लाइंट्स आते जाते रहते हैं, आते जाते कोई भी देख लेगा ये क्या हो रहा है। तो इस हद तक हमने कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है। जी आपका रिजल्ट जो पब्लिक किया जाता है, बिल्कुल उसमें कोई वायलेशन नहीं है, वो एक्सेप्शन है, वो तो रेलिवेंट स्टेक होल्डर तक बताना जरूरी है, इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। Your firm has completed the audit of Sweet Biscuits Limited. 2 months later, the High Court requests information from the audit files about the company's manufacturing cost system. Lawsuit has been filed against client for flaws in this system. Request information is confidential. बताइए प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, प्रोवाइड कर दे, कोर्ट ने पूछ लिया ना, बिल्कुल तो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्या पहले कह रहा है, लेकिन एहतियातन ना आप ना कर्टसी के तौर पे अपने क्लाइंट से पूछ ले, सर कोर्ट ने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी है, आपकी इजाजत है? अगर वो कहे इजाजत है फिर तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर, अगर कहे इजाजत नहीं है फिर भी डिस्क्लोज कर ले, कर्टसी के तौर पे पूछ रहे हैं उससे, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट तो आपको पता है वो फिर बुला ले हमें तो मसला आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये हमने कल बात कर ली थी। अच्छा ये एग्जाम्पल जो है ना ये बड़ी अच्छी है, जितनी भी एग्जाम्पल है उनमें सबसे ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल मुझे ये लगती है, ये कॉम्पिटेंस की, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की, जो उसने कह रहा है, योर फर्म फराज नुमान ज़रियाब एसोसिएट्स ऑडिट्स लार्ज लिस्टेड एंटिटीज, द रिलीज ऑफ IFRS 15 इंपैक्ट्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर मोस्ट क्लाइंट्स। IFRS 15 कितने स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ, हाँ बस, तो नहीं पढ़ा तो ये सुन ले, ये बड़ा एक मुश्किल नया और कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है, बस इतना समझ ले काफी है। ऐसा ही सही कर, जिन्होंने पढ़ा हुआ बताया, सही कह रहा हूं मैं। स्टाफ आर नॉट येट ट्रेन्ड ऑन IFRS 15, स्टाफ को IFRS 15 में ट्रेन नहीं किया गया। You as the ethics and training manager are asked to suggest an action plan for the upcoming partners meeting. अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई, क्या किसी फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल को थ्रेट है? अगर आपका जो ऑडिट स्टाफ ट्रेंड नहीं है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, कि कौन सा फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल इफेक्ट, इंटेग्रिटी वाला ना, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, हाँ जी शाबाश, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला। तो बताइए अब आप क्या करना चाहिए, इसके हल के लिए क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवाएं सारे स्टाफ के लिए, जो रेवेन्यू को वेरीफाई कर रहा है उसके लिए जरूरी हो, जनरली सबके लिए ट्रेनिंग करवाए,
लेकिन जो रेवेन्यू को वेरीफाई कर रहा है वो IFRS 15 का एक्सपर्ट होना चाहिए। और मंथली अपडेट्स टू मॉनिटर क्लाइंट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, और मंथली अपडेट करते रहे कि हमने जो क्लाइंट, जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं उसमें IFRS 15 के प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं किया गया, साथ साथ पीरियोडिकली, मंथली या पीरियोडिकली अपडेट करते रहे। दिस इंश्योर स्टाफ डिलीवर वर्क विद कॉम्पिटेंस एंड प्रॉपर सुपरविजन। इसका मतलब ये एक मिसाल है, ये असल में सिखाना क्या चाह रहा है, आपके प्रोफेशन में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं आपको उनके साथ अपने आप को अपडेट रखना है। ये 15 तो अब तो शायद 16 भी, 16 क्या 17 की कौन सा स्टैंडर्ड लेटेस्ट चल रहा है आजकल IFRS में, नहीं कुछ नहीं पता आपको, चले आप 15 पे ही अभी, चले कोई बात नहीं। जो भी वो लीगल चेंजेस भी हो सकती हैं, वो काउंटिंग की चेंजेस भी हो सकती हैं, ऑडिट की चेंजेस भी हो सकती हैं, अपने आप को अपडेट रखना है। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, प्रोफेशनल, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कोई पर्सन अपने आप को सुपीरियर समझे और दूसरों को घटिया समझे, इंफीरियर समझे और कहे ये काम सही नहीं करते, मैं सही काम करता हूं, क्या आपके ख्याल में ये अच्छा बिहेवियर है? नहीं। नेक्स्ट कह रहा है मिस्टर खालिद ऑडिट पार्टनर है खालिद एसोसिएट पे, उसने एक टेंडर सबमिट किया है कंपनी को। टेंडर का मतलब ये है कि विलिंगनेस के हम आपका ऑडिट कर सकते हैं, आप हमें भी कंसीडर कीजिए। कह रहा है प्रपोजल में उसने क्या किया, promises superior services as compared to all other firms। कौन सा प्रिंसिपल, इंटेग्रिटी, कौन सा, प्रोफेशनल बिहेवियर। वैसे थोड़ा सा इंटेग्रिटी भी इफेक्ट हो सकता है क्योंकि मोस्ट लाइकली वो झूठ बोल रहा है, सबसे सुपीरियर तो नहीं ना होगा। इवन अगर सबसे सुपीरियर हो भी ना, फर्ज करें स्टिल वो ये क्लेम नहीं कर सकता। ICAP कहता है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी नजर में एक बराबर है। गारंटीज ऑडिट फी 10% लोअर देन कंपेटिटर, गारंटी देना किसी काम की, क्या ये अच्छा बिहेवियर है? ये प्रोफेशनल बिहेवियर, गारंटी नहीं दे सकते किसी काम की। आपको पता है रीजनेबल एश्योरेंस लेवल पे काम करते हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस पे काम नहीं करते। क्लेम्स हिज फर्म हैज द बेस्ट क्लाइंट फीडबैक, उनका बेस्ट, यानी इन तीनों स्टेटमेंट्स में ना वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करवा के सुपीरियर जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है यहाँ पे? आप अपने वर्क को एग्जैजरेट नहीं कर सकते, दूसरे के वर्क को डिग्रेड नहीं कर सकते, बल्कि बेहतर तो यह है कि आप कंपैरिजन ही ना करें दूसरों के साथ। जी नहीं, लोअर फीस देन कंपेयर, ये गारंटी का देखिए, फीस लोअर अलग इशू है, मैं फीस लोअर के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, मैं गारंटी के ऊपर कमेंट कर रहा हूं। अपने काम की गारंटी देना ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। क्या मैं गारंटी दे सकता हूं कि जी आप मेरे से पढ़ ले, गारंटी है पास हो जाएंगे? नहीं दे सकता, कोई प्रोफेशनल नहीं दे सकता। अगर कोई गारंटी देता है या इस तरह की बात करता है, इसका मतलब है उसका बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है, अपने क्लाइंट को आपने जो रीजनेबल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं और वही कमिट करनी है। जी लोअर फी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमने बाद में देखना है, अभी नहीं देखना। अभी मैं आपसे कह रहा हूं लफ्ज गारंटी के ऊपर फोकस करें। लोअर फीस में भी इशू है, लेकिन वो चूंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया तो मैं आपको अगर बढ़ाऊंगा भी तो समझ नहीं आएगी। लोअर फीस मुनासिब नहीं है करना, इन शॉर्ट लोअर फीस डिस्कशन बाद में। भाई यहां तक कुछ समझ आया आपको? अच्छा सुन लें, चेक पॉइंट हमारा यहां तक जितनी भी डिस्कशन हुई है, अगर आपको सिर्फ फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल समझ आ गए हैं सारे, लेकिन एग्जाम्पल एक भी समझ नहीं आई, तो आपने हक अदा कर दिया इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का। ये बात समझ आ गई? क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल कोई समझ में ना आया हो? बट ठीक है। अब एग्जाम्पल्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, वो जब हम ये कवर कर लेंगे ना, ये सिचुएशंस जो आगे आएंगी, इसके बाद आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। अब चलते हैं आगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आज के लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा, अटेंटिव हो जाए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? देखिए, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल के ऊपर हमें अमल करना चाहिए, एग्रीड? आपके ख्याल में क्या इन फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल के ऊपर अमल करना आसान है? आसान काम नहीं है, कल भी बताया था, आसान काम नहीं है। हमें कुछ ना कुछ मुश्किलात पेश आएंगी। असूलों पे चलने वालों की जिंदगी में
कुछ मुश्किलात आती ही रहती हैं। इन मुश्किलात को हम कहते हैं थ्रेट्स। क्या कहते हैं? थ्रेट्स। अच्छा भला हम काम कर रहे थे, क्लाइंट ने आके कहा सर आप मेट्रो के जरिए से आते जाते हैं, बस के जरिए से आते जाते हैं, ये ले नई मोटरसाइकिल की चाबी। फिक्र ना करें, हम आपसे कोई फेवर नहीं लेंगे, बस ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। अब बताइए, होगी ना मुश्किल, आ गई ना भाई, एक्सेप्ट करें कि ना करें? प्रोफेशन कहता है एक्सेप्ट ना करें, दिल कहता है कर लो भाई। वो कौन सा फेवर करने को कह रहा है? मुश्किल में पड़ गए कि नहीं हम? इस मुश्किल का नाम है थ्रेट। इस मुश्किल का नाम क्या है? थ्रेट। ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी, इसमें आप आसानी से फैसला कर लेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात सिचुएशन कम्प्लेक्स होती हैं, उनमें फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। चले फिर एग्जांपल, आई कैप वाली एग्जांपल, आई कैप की बुक वाली एग्जांपल ही ना दे दें। चले, उसने बोला आप ऑडिट करने के लिए गए, टीम मेंबर हैं और वहां पे डायरेक्टर है, डायरेक्टर से कोई डिस्कशन चल रही थी, डायरेक्टर की बेटी भी आ गई, उधर डायरेक्टर ने आपको देखा, डायरेक्टर ने कहा बंदा बड़ा काबिल है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। आपके पास ऑफर है, क्या? एंगेजमेंट करवा लें। बताइए मुश्किल फैसला हो गया कि नहीं हो गया? अगर क्या आसान है? अगर एंगेजमेंट कर लेते हैं क्या कोई थ्रेट अराइज होगा? बिल्कुल अराइज होगा। फिर आप उस डायरेक्टर के काम को सही तरीके से चेक नहीं कर, जरा भी प्रॉब्लम सामने आई फौरन आप सोचें यार मैं रिपोर्ट करूं कि ना करूं, फिर क्या करेंगे? रिपोर्ट मोस्ट लाइकली नहीं करेंगे। प्रोफेशन कहता है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा है? तो थ्रेट से होते हैं ना, थ्रेट हमें डेली लाइफ में एज ऑडिटर बहुत सी सिचुएशन फेस करना पड़ती है। अभी बहुत सी सिचुएशन आएगी, आई कि आपने बड़ी संभाल के रखी हुई ऐसी सिचुएशन, मिलती जुलती सिचुएशन आएगी जिसमें हमारे लिए इंडिपेंडेंट होके फैसला करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा मुझे बताइए, जी जी मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रहे हैं सर रिश्ता ना छोड़े, ऑडिट छोड़ दें। अच्छा ये ठीक, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें साथ चलाएं ये प्रॉब्लम है, दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। हाँ ऑडिट के बाद रिश्ता भी हो, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखें फिर एंगेजमेंट भी ऑडिट के बाद होगी। एंगेजमेंट, हाँ शादी भी बाद में करें, एंगेजमेंट भी बाद में करें, बादशाह भी बाद में। हाँ जी, अच्छा बाबा कर दें इस इशू को, इतना बस दफन कर दें यहाँ पे, ये बात आई गई कर दें। बताना ये चाह रहा हूं कि क्या हमें अपने प्रोफेशन के दौरान में ऐसी ही बहुत सी सिचुएशन जो बाजुकात सिंपल होंगी, बाजुकात कम्प्लेक्स होंगी, बाजुकात सिंपल होगी, बाजुकात कम्प्लेक्स होंगी, क्या हमें फेस करना पड़ सकती है? कुछ सिचुएशन में हमारे लिए फैसला करना आसान होगा, सिंपल सिचुएशन है, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिनमें हमारे लिए फैसला करना मुश्किल होगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो मुझे बताइए, हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स है जो इंडिपेंडेंस को डिस्कस करता है, उस किताब का नाम है कोड ऑफ एथिक्स। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से अलग किताब है। जो कोड ऑफ एथिक्स है उसे क्या हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि नॉर्मली ये सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगी, इस सिचुएशन में आपने यूं करना है, इस सिचुएशन में यूं करना है, इस सिचुएशन में यूं करना है। मुझे बताइए क्या कोड ऑफ एथिक्स को हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए? करनी चाहिए, और वो किया, और वही गाइडेंस हमने पढ़नी है। जो कोड ऑफ एथिक्स में गाइडेंस है कि प्रैक्टिकली कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें थ्रेट अराइज होता है, जो आपको फेस करना पड़ सकती हैं, उनमें थ्रेट अराइज होता है। वो सारी जो बड़ी बड़ी सिचुएशंस है ना, वो उन्होंने लिस्ट बना के हमारे सामने रख दी है और कहा है ये स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, ताकि जब ये ट्रेनिंग में जाएं इस तरह की सिचुएशन इनके सामने आए, इनको पता हो कि क्या करना है। क्लियर? लेकिन एंड पे नीचे एक लाइन लिखी है, जब उसने हमें कोई 15-20 सिचुएशन बता दी जिनकी वजह से थ्रेट राइज होता है। कितनी सिचुएशन है जरा हमारे सिलेबस में देखते हैं, फर्स्ट पेज पे देखें, फर्स्ट पेज पे देखें कितनी है, लिस्ट बनी होगी 5 सिचुएशन, नहीं सिचुएशंस,
वो तो थ्रेट है ना, वो सिचुएशन है। लर्निंग थी 1 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिचुएशन ऐसी, यानी कुछ सिचुएशन उसने हमें सिलेबस में दी है और हमें उसने क्या बताया है कि प्रैक्टिकली ये कहां पे, ये फर्स्ट पेज पे है ना, पेज 202 पे, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। हाँ जी बिल्कुल, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लोन है, ये सारी डिफरेंट सिचुएशन है इसके अंदर। तो क्या कोड ऑफ एथिक्स को ये चाहिए था कि जो प्रैक्टिकली कॉमन सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से थ्रेट राइज होते हैं वो हमें अच्छे तरीके से क्लासरूम में समझा दे, ताकि प्रैक्टिकली जब हम जाएं हमें पता हो इस सिचुएशन में क्या करना है। होना चाहिए था, गाइडेंस मौजूद है, लेकिन उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है। लाइन क्या है? लाइन ये है कि नॉर्मली आपको ज्यादातर इन्हीं सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है प्रैक्टिकल लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हो सकता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई ऐसी सिचुएशन भी फेस करना पड़ जाए जो यहां पे नहीं लिखी हुई, तो वहां पे आपने फिर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना है, और जो हमने नॉलेज इन एग्जांपल्स के जरिए से आपको सिखाया है उस नॉलेज को यूज करना है। उस नॉलेज को यूज करें, अपनी जजमेंट अप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा इस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, बाज़ बात ऐसे होता है, जैसे हो सकता है फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको एंगेजमेंट वाली एग्जांपल दी, वो एंगेजमेंट आपके ना फॉर एग्जांपल आपके भाई की हो। अब ये कोड ऑफ एथिक्स ने डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन वो बताएं क्या इसमें भी इंडिपेंडेंस हमारी कंप्रोमाइज हो रही है, इनडायरेक्टली फैमिली रिलेशनशिप तो क्रिएट हो रहा है। अब इसमें क्या करना है, प्रीवियस एग्जांपल से गाइडेंस लेते हुए इस एग्जांपल में क्या करना है ये आपने डिसाइड करना है, और गाइडेंस मिल जाती है। भाई फर्क समझ आ गया? इसलिए याद रखें, अब इसकी एप्लीकेशन एग्जाम में सुने, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली जो आपको गिवन सिचुएशन है इन्हीं में से क्वेश्चन टेस्ट करेगा, लेकिन हो सकता है कभी कभार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे, क्योंकि उसने जजमेंट भी टेस्ट करनी है आपकी, जो कि किताब में नहीं है। आप क्या करेंगे, क्या आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे? क्या करना है आपने फिर? प्रोफेशनल जजमेंट, और जो इन्हीं एग्जाम्पल से नॉलेज लिया हुआ है कि किस तरीके से वो डील करता है, उसको अप्लाई करते हुए आपने डिसाइड करना है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। डन जी। इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज क्या सीखने जा रहे हैं? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये क्या है? ट्रायंगल नहीं है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि जब आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई थ्रेट फेस करना पड़ेगा ना, आपने उसको सिस्टमेटिकली एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के मुताबिक एड्रेस करना है, अपनी मर्जी से नहीं। कैसे एड्रेस करना है? सिस्टमेटिकली एक मेथोडोलॉजी दी गई है। इस मेथोडोलॉजी का नाम, यानी जो भी थ्रेट हम फेस करते हैं उसको मेथोडोलॉजिकली कैसे एड्रेस करना है, इसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कहता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है जब कभी कोई थ्रेट आपके सामने आए, कोई सिचुएशन ऐसी आए जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही है, आपने 3 स्टेप्स में काम करना है। नंबर 1, आइडेंटिफाई थ्रेट। क्या करना है? आपने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई जिससे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, आपने पहले देखना इसमें थ्रेट कौन कौन से इन्वॉल्व है, थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है। थ्रेट 5 है, अभी हम पढ़ेंगे। किसी सिचुएशन में 1 थ्रेट इफेक्ट होता है, किसी सिचुएशन में 2 थ्रेट इफेक्ट होते हैं, किसी सिचुएशन में 3 थ्रेट होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होते। तो जब कभी प्रॉब्लमेटिक, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि आपने जब कभी थ्रेट को मैनेज करना है 3 स्टेप्स में काम करना है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? थ्रेट आइडेंटिफाई करना है, इस सिचुएशन में कौन कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है। दूसरा, थ्रेट इवेल्युएट करना है। फिर क्या करना है? आइडेंटिफाई करने के बाद इवेल्युएट थ्रेट। पहला क्या है? आइडेंटिफाई थ्रेट। दूसरा क्या है? इवेल्युएट थ्रेट। इवेल्युएट थ्रेट का मतलब क्या है?
देखो कि थ्रेट कितना सिग्निफिकेंट है, बड़ा है थ्रेट, छोटा है थ्रेट, हाई सिग्निफिकेंस, लो सिग्निफिकेंस। ये भी आपको सिखाएगा, ये अभी आपको सिखाया कुछ भी नहीं है, ना थ्रेट आइडेंटिफाई करना सिखाया है, ना मैं बता रहा हूं कि ऐसे करना है काम, फिर उसके बाद शुरू करेंगे काम। थ्रेट आइडेंटिफाई करो कि थ्रेट हाई है सिग्निफिकेंस के लो है सिग्निफिकेंस। और याद रखिएगा जो क्वेश्चन आई क्या पूछ रहा है वो भी इसी स्टाइल पे पूछ रहा है, इसलिए इन अल्फाज को जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फ्रेज को ध्यान से समझना है। थ्रेट इवेल्युएट कर लिया, अब क्या करना है, एड्रेस थ्रेट। क्या करना है, एड्रेस थ्रेट का मतलब क्या होता है, सेफगार्ड्स या ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करना जिसकी वजह से ये थ्रेट कम हो जाए या खत्म हो जाए। क्या हो जाए, कम हो जाए या खत्म हो जाए। ठीक है जी। जैसे डॉक्टर होता है ना, वो पहले मर्ज है उस मर्ज की शिद्दत चेक करेगा, फिर उसके बाद इलाज करेगा। हमने भी उसी स्टाइल में काम करना है, पहले देखना है मसला क्या है, फिर देखना उस मसले की संगीनियत कितनी, कितना संगीन है, और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज करना है, कोर्स ऑफ एक्शन। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है, आपने ये बहुत अहम है, इसको हाईलाइट कर ले, टिक कर ले, जो मर्जी कर ले इसको कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले क्या करना है, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, आपने थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना आइडेंटिफाई करने में कवर हो जाता है। फिर क्या करना है, वैल्यूएट करना है सिग्निफिकेंस, फिर क्या करना है, सेफगार्ड। आइडेंटिफाई करो, वैल्यूएट करो, एड्रेस करो। आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, एड्रेस। बोले क्या, आइडेंटिफाई थ्रेट, इवैल्यूएट थ्रेट, एड्रेस थ्रेट, आइडेंटिफाई थ्रेट, इवैल्यूएट थ्रेट, एड्रेस थ्रेट। शाबाश। चलिए आइए अब जरा थ्रेट्स को वन बाय। अच्छा, ये कोड ऑफ एथिक्स मैं आपको बताऊं, ये मुझे खास तौर पे इसलिए अच्छा लगता है, इसमें ना जजमेंट्स हैं, इसमें आपकी कॉमन सेंस इस्तेमाल होती है, आपकी जजमेंट। इसमें ऐसा नहीं है भाई कह दिया ना ये ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। रिपोर्ट में ऐसे ही था भाई, मिस स्टेटमेंट है, उसमें रूल बेस्ड डिसीजन होते थे। मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, हमने कोई सोचना समझना नहीं होता था, हमने डायरेक्ट ठा करके क्वालिफाइड ओपिनियन। मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव है, एडवर्स ओपिनियन, रूल जो दिया हुआ है। लेकिन यहां पे क्या करता है, यहां पे कहता है सोचो और फिर बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये आपको थोड़ा सा सोचने समझने पे मजबूर करता है ये वाला टॉपिक, कोड ऑफ एथिक्स। कहता है प्रिंसिपल समझ लिया आपने, प्रिंसिपल क्या है, असूल। क्या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिनकी वजह से इन असूलों के ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाए, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं थ्रेट। अब कहता है थ्रेट सुन लो कितने, प्रिंसिपल 5 है, थ्रेट भी 5 है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 1 to 1 रिलेशनशिप है, पहले थ्रेट का पहले प्रिंसिपल के लिए पहला थ्रेट, ऐसा नहीं है। वो कहता है इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही 5 है। पहला क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है, जब ऑडिटर का क्लाइंट में कोई पैसों का इंटरेस्ट हो, किसका इंटरेस्ट हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कौन सा थ्रेट क्रिएट हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हुआ। मिसाल क्या दे रहा है, मिसाल समझे, एन एश्योरेंस टीम मेंबर यानी ऑडिट टीम मेंबर आर क्लोज रिलेटिव होल्ड्स शेयर्स इन क्लाइंट। टीम मेंबर के या उसके किसी रिश्तेदार के क्लाइंट में शेयर्स हैं, तो कौन से वाला थ्रेट है, शेयर की वजह से क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और एग्जांपल सुन लें, किसी ऑडिट टीम मेंबर ने या उसके रिश्तेदार ने क्लाइंट से लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, ये भी कौन सा थ्रेट राइज हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। समझ रहे, पैसों का मामला। आगे चलते हैं, दूसरा ये समझ आ गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आगे चलते, फेमिलियरिटी थ्रेट। जब ऑडिटर के लिए अपने प्रिंसिपल को कंप्लाई करना मुश्किल हो, किस वजह से, पैसों की वजह से नहीं, कोई रिलेशनशिप की वजह से, फैमिली रिलेशनशिप की वजह से। जब मामला पैसों का नहीं है, रिश्ते का है, जज्बात का, तो फिर क्या है, कौन सा थ्रेट राइज हुआ, फेमिलियरिटी थ्रेट। इसको कुछ स्टूडेंट लिखते हैं फैमिली थ्रेट, 0 नंबर मिलता है। फैमिली थ्रेट नहीं है, कौन सा थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियर होना, टू मच फेमिलियर, इतना फेमिलियर होना, इतना नरम दिल हो जाना कि उसकी कोई गलती बताना ही ना किसी को। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा थ्रेट राइज हुआ,
फेमिलियरिटी थ्रेट। इसकी क्या एग्जांपल है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। भाई जान वो क्या है? नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं, अभी बता अभी बताई तो थी वो एंगेजमेंट वाली। वो क्या थी? कौन सा थ्रेट राइज हो रहा था? फेमिलियरिटी थ्रेट ही तो राइज हो रहा था। ठीक है, और एग्जांपल सुने। एंगेजमेंट पार्टनर का बचपन का दोस्त क्लाइंट में सीएफओ है। बहुत बड़ा थ्रेट। कौन सा थ्रेट? बहुत बड़ा थ्रेट लिखेंगे 0 नंबर मिलेंगे। कौन सा थ्रेट है? फेमिलियरिटी थ्रेट, ये नंबर मिलेगा पूरा। समझ रहे? सिचुएशन, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशन, पैसों का मामला है तो, और हाँ वाकफियत है तो, दोस्ती है तो फेमिलियरिटी थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है? अगर अपना काम खुद ही चेक करना पड़े, ये होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है? पहले काम खुद ही किया, बाद में उसी काम को खुद ही चेक। इसकी एग्जांपल क्या है? हाँ बिल्कुल, रिव्यू टैक्स सर्विसेज अर्लियर प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। यानी क्लाइंट ने कहा मेरी टैक्स की कैलकुलेशन कर दो, मुझे डेफर टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता। ये मुश्किल एडजस्टमेंट क्लाइंट को नहीं आती। हमने कहा अच्छा हम तेरे को डेफर टैक्स कैलकुलेट करके देते हैं। उसको डेफर टैक्स कैलकुलेट करने में हेल्प कर दी, बाद में एज ऑडिटर वही डेफर टैक्स आप खुद भी वेरीफाई कर रहे हैं। क्या हो गया? सेल्फ रिव्यू। बात क्लाइंट हमारे पास बड़ा परेशान आता है, तकरीबन रोता रोता आता है, कहता है मेरा जो मैनेजर था बगैर बताए रिजाइन करके चला गया है, उसे 10,000 रुपये अच्छी ऑफर मिली है, वो उधर चला गया। अब काम करने के लिए बंदा कोई नहीं है। अब जब तक हमने मार्केट से नए बंदे को हायर करना है, एडवर्टाइज करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होंगे, टेस्ट होंगे, फाइंड करेंगे, काम सिखाएंगे, 2.5-3 महीने गुजर जाने हैं। आप ऐसा कीजिए, आपकी टीम जो है ना, क्योंकि ऑडिटर के अंदर अकाउंटेंट भी होता है? ऑडिटर अकाउंटिंग भी जानता होता है। आप ऐसा करें, कोई 2-3 जूनियर किस्म के बंदे हमारे पास भेज दें 3 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म सर्विसेज के लिए। किसके लिए? हम उनसे अकाउंटिंग का काम करवाते हैं। जैसे ही हमारा बंदा आया वापस भेज देंगे, जो बिलिंग बनेगी ले लीजिएगा। फर्म मैनेजर ने कहा ठीक है भेज दिए, वो 2-3 महीने काम किया, वापस आ गए। अब अगर इसी टीम मेंबर को दोबारा भिजवाएंगे ऑडिट करने के लिए, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। थोड़ी सी एक्सट्रीम एग्जांपल, क्लाइंट ने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप प्रिपेयर कर दीजिए और उसके बाद ऑडिट भी आप कर दीजिए। करना नहीं चाहिए, लेकिन फर्ज कीजिए अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। समझ आ गया सर? तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? पैसों का मसला। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या है? वाकफियत का मसला। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है? अपना काम खुद चेक करना। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है? जब क्लाइंट कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करे, धमकी देने की कोशिश। देखें, हमारे दुनिया में लोगों के साथ 3 तरह के ताल्लुकात हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। मुझे बताइए ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, नेगेटिव के न्यूट्रल? न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव होगा कौन सा थ्रेट है? और नेगेटिव होगा तो इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है? कहता है जब अकाउंटेंट इज डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिव, उसको रोक दिया जाता है ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने से, कि वो ऑब्जेक्टिवली काम ना कर सके। किस वजह से? ये जो थ्रेट है ना, ये रीजन में छुपा होता है। रीजन में ड्यू टू प्रेशर और अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम क्लाइंट मैनेजमेंट। क्लाइंट मैनेजमेंट प्रेशराइज कर रही है, इंटिमिडेशन थ्रेट। सीएफओ बड़े गुस्से वाला है, टीम मेंबर उसके पास जाते हैं, झाड़ के उनको वापस भेज देता है। बताइए कौन सा थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट। डायरेक्टर्स ने कहा सर आपके पास सिर्फ 1.5 महीना है, 1.5 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है, वरना आपको फीस नहीं मिलनी। इंटिमिडेशन थ्रेट। अब 5 चैप्टर की एग्जांपल सुन लें। सीईओ ने ये कहा सर अगर आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दिया, हम नेक्स्ट टर्म के लिए डायरेक्टर के साथ और शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर के साथ साजबाज करके आपको चेंज कर देंगे, आपको निकाल देंगे अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो। कौन सा थ्रेट राइज हुआ? इंटिमिडेशन थ्रेट। हाँ, उसकी तरफ आते हैं। पहले इंटिमिडेशन थ्रेट समझ आ गया आपको, आगे चलते। लास्ट एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेट किसको कहते हैं? वकील को।
जब ऑडिटर ना रहे, क्लाइंट का वकील बन जाए, तो तब एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा। अच्छा, क्लाइंट का वकील कब बनते हैं? जब थर्ड पार्टी के सामने, वकील करता क्या है, थर्ड पार्टी यानी जज के सामने अपना ओपिनियन कंप्रोमाइज करके अपने क्लाइंट का ओपिनियन प्रमोट करता है। हाँ जी, याद रखें, लेकिन एडवोकेसी थ्रेट के लिए थर्ड पार्टी का होना जरूरी है, थर्ड पार्टी के सामने प्रमोट करना है क्लाइंट को। जैसे प्रमोशन सर्विसेज होते हैं, शेयर प्रमोट करने होते हैं ना, अगर क्लाइंट ऑडिटर से कहे भाई तुम्हारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वाकिफ हैं, जरा मेरे शेयर इशू करने हैं, तुम प्रमोशन तो करो मेरी, कोई ढूंढ लो प्रमोटर जो हमारे शेयर खरीद ले। तो इसमें ऑडिट टीम मेंबर जो है या पार्टनर बिजनेसमैन के पास जाके क्या करेगा, क्लाइंट की तारीफें करेगा कि शेयर बहुत अच्छे हैं। कौन सा थ्रेट राइज हुआ? या इससे भी आसान एग्जांपल सुन लें, इससे भी आसान, क्या क्लाइंट का कोई लीगल केस चल रहा है, कॉर्पोरेट लेवल का केस है, एससीसीपी में उसकी हेयरिंग है या एफबीआर में उसकी हेयरिंग है, अपील है कोई, या किसी और रेगुलेटरी, और क्लाइंट ने ऑडिटर से कहा है हमारे बिहाफ पे आप पेश हो, आप केस लड़े हमारा, क्या हम केस भी लड़ सकते हैं? कर सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? लेकिन क्रिमिनल केसेस नहीं, सिविल लीगल केसेस, सिविल केस, टैक्स के केसेस, वो देखिए हमारे अपियर होते हैं बड़े लोग। तो यहां पे कौन सा थ्रेट राइज होगा? एडवोकेसी थ्रेट, क्योंकि आप लीगल प्रोसीडिंग में क्लाइंट को एडवोकेट कर रहे होंगे। तो ये थ्रेट समझ आ गए 5? कौन कौन से थ्रेट जरा फिर से बताएं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब नीचे जो लाइन लिखी है वो उसको अंडरलाइन कर लें। खास ऑफन वन सिचुएशन में क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम। मल्टीपल थ्रेड्स यानी एक के बजाय 2 भी हो सकते हैं, 2 के बजाय 3 भी हो सकते हैं। मुझे बताया अगर एक सिचुएशन में मल्टीपल थ्रेट अराइज हो, हमें कितने लिखने चाहिए? मल्टीपल थ्रेड लिखने चाहिए, बिल्कुल। जैसे अब आप मुझे बताइए, अगर एग्जांपल समझ रहे हैं, वो जो एंगेजमेंट वाली एग्जांपल थी, या ICAP की बुक में एग्जांपल मौजूद है, थोड़ा सा फैक्ट्स, थोड़ा मसाला ऐड कर दिया मैंने उसमें, लेकिन बेसिक फैक्ट्स वही हैं। उस सिचुएशन में मुझे बताइए कि क्या एक ही थ्रेट राइज हो रहा है? अब फैमिलियरिटी थ्रेट तो राइज हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हो रहा है, क्योंकि वो आपका रिलेटिव, डायरेक्टर अब रिलेटिव बन गया ना, वो क्लाइंट में एम्प्लॉय है, उसे क्लाइंट से वो पैसे मिल रहे हैं, उसे तनख्वाह मिल रही है। जैसे हमारे वालिद साहब वाली एग्जांपल उसने बताई थी, उसमें तनख्वाह मिल रही थी, तो वो ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हुई थी, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हुआ है। और डायरेक्टर बनने के लिए आपको पता है शेयर होल्डर होना नॉर्मली जरूरी होता है, तो वो शेयर भी तो होल्ड किए होंगे डायरेक्टर ने। शेयर की वजह से, डायरेक्टर के शेयर्स की वजह से हमारा कौन सा थ्रेट राइज हुआ इस सिचुएशन में? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और डायरेक्टर की बेटी की वजह से कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फैमिलियरिटी थ्रेट। क्लियर? एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट राइज हो सकते हैं। एक और एग्जांपल सुन लें, क्लाइंट ने हमें गिफ्ट ऑफर किया, सेल्फ इंटरेस्ट है इस वजह से क्योंकि गिफ्ट कीमती होते हैं अमूमी तौर पे, लेकिन फैमिलियरिटी थ्रेट भी, तोहफा देने से दोस्ती बढ़ जाती है, शाबाश, तो उसकी वजह से क्या फैमिलियरिटी थ्रेट भी राइज, समझ रहे हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी। तो क्या आप इस लाइन से एग्री करते हैं कि सच लाइन लिखी हुई है क्या? तो आइंदा अगर किसी सिचुएशन में एक थ्रेट राइज होगा, किसी में 2, किसी में 3, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि सिर्फ एक थ्रेट लिखे और बाकी लिखे ही ना। सारे नहीं लिखने, सारे जो रेलिवेंट है वो लिखने हैं, सारे जो रेलिवेंट है वो लिखने हैं। एक स्टूडेंट, अच्छा ये भाईजान जैसा कि साइंसदान स्टूडेंट था, कहने लगा सर आप कई दफा ये कहते हैं कि एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा लिख दे तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा नॉर्मली ऐसा ही है कि एक्स्ट्रा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने लगा सर ये हर सिचुएशन में क्या थ्रेट याद करने पड़ते हैं, इसमें ये थ्रेट राइज होता है, इसमें ये 10-12 सिचुएशन है, वो मिक्स हो जाते हैं। ऐसा करते हैं मैं हर सिचुएशन में 5 के 5 थ्रेट लिख देता हूँ, जो रेलिवेंट हो गए उसके नंबर मिल जाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा है उसका कोई नुकसान नहीं। तो याद रखें हर जगह ये जरूरी नहीं है, इसी कुछ एक्सेप्शन है। मैंने कहा भाई तेरे से मुझे वो डॉक्टर याद आ गया जिसके पास जो भी मरीज जाए वो अपनी दुकान की हर गोली उसको फिट कर दे, सारी खा ले, ये पूरा डब्बा खा ले, कोई ना कोई गोली तो काम करेगी, कोई ना कोई, बाकी इररिलेवेंट। ऐसा होता है क्या?
अगर कोई डॉक्टर ऐसा करे, अपनी सारी दवाइयां जो है मरीज को दे दे, भाई कोई ना कोई तो काम करेगी, क्या ऐसा डॉक्टर अच्छा होगा? उसे प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए वहां पे हमने सिर्फ रेलिवेंट थ्रेट लिखने हैं, वरना तो आप क्या करेंगे, वरना तो आप रिपोर्ट की भी ऐसी की तैसी फेर देंगे। जो भी सिचुएशन पूछेगा आप कहेंगे इसमें क्वालिफाइड भी है, एडवर्स भी है, कोई ना कोई तो ठीक होगा ना, बाकी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं चलता हर जगह पे। प्रोसीजर परफॉर्म करने में एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। जब आपने डिसीजन करने होते हैं ना, डिसीजन, तो डिसीजन फिर क्लियर करने होते हैं। भाई समझ गए? सारे नहीं लिखने थ्रेट, कौन से लिखने हैं? जो रेलिवेंट है। एक रेलिवेंट है एक लिखे, दो रेलिवेंट है दो लिखे, तीन रेलिवेंट है तो तीन लिखे, थ्रेट आ गए। अब थ्रेट को एवेल्युएट भी करना होता है, एवेल्युएट भी करना है और एड्रेस भी करना है। एवेल्युएट करना है कुछ फैक्टर्स की वजह से, वो फैक्टर कौन से होंगे? ये केस टू केस वेरी करता है, केस टू केस वेरी करता है, ठीक है, ये हम बताएंगे। जैसे अगर कभी किसी सिचुएशन में फेमिलियरिटी थ्रेट होना, तो उसमें सिग्निफिकेंस हाई होगी कि लो। हमारा रिश्तेदार क्लाइंट में काम कर रहा है, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो गया, अगला टास्क क्या है? सिग्निफिकेंट है। ये कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करेगा हमारा उसके साथ रिलेशनशिप कितना क्लोज है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये डिपेंड करेगा फर्म में हमारी पोजीशन कितनी हाई है। ये डिपेंड करेगा कंपनी में हमारे रिश्तेदार की पोजीशन कितनी हाई है। जब हाई पोजीशंस हो, जब क्लोज रिलेशनशिप हो, तो फेमिलियरिटी थ्रेट क्या हो जाएगा? हाई या सिग्निफिकेंट। लेकिन जब ये रिलेशनशिप है तो सही, लेकिन दूर के रिश्ते हैं और पोजीशंस भी कम है, वो उधर टेलीफोन ऑपरेटर है, हम इधर सिक्योरिटी गार्ड हैं। अब बताइए, अब बताइए, और ग्राई है, गांव में, एक ही गांव में रहते थे बस, बड़ी पुरानी बात है। अब बताएं, अब भी किसी हद तक थ्रेट राइज होता है, लेकिन सिग्निफिकेंस कम हो जाए, तो हमने फिर सिग्निफिकेंस भी देखनी है। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एड्रेस थ्रेट। थ्रेट को एड्रेस करना। एड्रेस करने का मतलब क्या है? हर वो काम करने की कोशिश करनी है जिसकी वजह से ये थ्रेट खत्म हो जाए और हम फिर से इंडिपेंडेंट हो जाएं। हम फिर से बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सके, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को अफेक्ट ना होने दे। हर वो काम करने की कोशिश करनी है जो भी जरूरी हो। और अगर तो उसे कहते हैं सेफ गार्ड या कोर्स ऑफ एक्शंस। अगर तो सेफ गार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन से हम दोबारा इंडिपेंडेंट हो जाएं, यानी थ्रेट रिड्यूस हो जाए, तो गुड, वो करो। और अगर ना हो सके इंडिपेंडेंट, विड्रॉ कर लो। फिर क्या कर लो? विड्रॉ कर लो। समझ आया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क? तीन बातें बताई हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। क्या? आइडेंटिफाई थ्रेट, वैल्यूएट थ्रेट, एड्रेस थ्रेट। आइडेंटिफाई थ्रेट की डिस्कशन कुछ ज्यादा की है हमने। इवैल्यूएट थ्रेट और जो है कोर्स ऑफ एक्शन, ये केस टू केस आप सीखेंगे। तो अब तैयार हो जाए अपनी जिंदगी का पहला कोड ऑफ एथिक्स का केस सीखने के लिए। कल नहीं, आपको लग रहा है 5 मिनट इसमें नहीं हो पाएगा, ये मुझे अंदाजा था 5 मिनट एंड में बचेंगे, इसीलिए इसको फिर, और ये जरूरी है, सिर्फ एक केस है ताकि आज कंसेप्ट डेवलप हो जाए, ये जरूरी है। मैं ये नहीं करवा रहा आपको भी, इसको रहने दे, वरना मैं ये करवा देता। इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। ये पिछली कल वाली एग्जांपल फारग थी, ये वाली एग्जांपल निस्बतन अच्छी है, इनको पढ़िएगा, इनको जरा गौर फिक्र कीजिएगा। इन एग्जांपल में आपको निस्बतन आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। लेकिन एग्जाम लेवल की बात कर, ये है वो केस, ये एंगेज टू डॉटर वाला, समझ आया? हाँ, ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये देखिए, पहले सबसे पहले देखें, उसने जिस सिचुएशन को डिस्कस किया है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसने 3 हिस्सों में डिस्कस किया है। किसमें? आइडेंटिफाई थ्रेट, इवैल्यूएट थ्रेट, एड्रेस थ्रेट। आइडेंटिफाई थ्रेट, इवैल्यूएट थ्रेट।
अब आपको समझा रहा है, समझे जरा उसकी बात समझे। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ एन ऑडिट टीम मेंबर, ऑडिट टीम मेंबर से मुराद कोई भी, पार्टनर भी ऑडिट टीम मेंबर है, मैनेजर भी ऑडिट टीम मेंबर है, जो आप लोग ट्रेनिंग स्टूडेंट होते हैं जिनके आर्टिकल चल रहे होते हैं, ये भी ऑडिट टीम मेंबर है। कोई भी ऑडिट टीम मेंबर जो ऑडिट में हिस्सा ले रहा है, या उसका कोई रिश्तेदार, कौन रिश्तेदार तो बहुत से होते हैं, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार, ऑडिट टीम मेंबर या उसका कोई भी रिश्तेदार होल्ड्स ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उसके पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट से क्या मुराद है? जैसे शेयर्स, किसके? ऑडिट क्लाइंट के, जिसका वो ऑडिट कर रहा है। तो क्या होगा? इट क्रिएट्स, कौन सा क्रिएट होता है थ्रेड? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। कौन सा थ्रेड? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। क्यों? अब आगे जस्टिफिकेशन है। ये उसने थ्रेट आइडेंटिफाई किया, अब आगे इस लाइन में एक्सप्लेन कर रहा है। ये आइडेंटिफाई करना है, ये एक्सप्लेन करना है, ये है उसको प्रिंसिपल के साथ रिलेट करना। थ्रेट किसको अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं वाला? प्रिंसिपल को। तो और कोई प्रिंसिपल इफेक्ट होना, ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल तो लगभग हर केस में इफेक्ट होता ही होता है। अब एक्सप्लेनेशन सुने, देखिए कि एक्सप्लेनेशन सही है। हमने कहा भाई क्यों सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है? उसने कहा देखो सुनो, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी में बी कंप्रोमाइज्ड। क्यों? एज पर्सनल गेन कुड इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल जजमेंट। क्योंकि उसके शेयर्स हैं तो वो पर्सनल गेन हासिल करने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट को कंप्रोमाइज कर सकता है। ये क्या है? ये उसकी थ्रेट की एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है, ये वाला, ये क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेट। पहले सेंटेंस में आइडेंटिफाई किया थ्रेट कि इस सिचुएशन में ये थ्रेट अराइज हो रहा है। दूसरे में क्या किया है? एक्सप्लेन किया है थ्रेट। तीसरे में क्या कह रहा है? अफेक्टेड प्रिंसिपल के फंडा, इस थ्रेट की वजह से कौन सा फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है? कौन सा? ऑब्जेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ऑडिटर में नॉट रिमेन इम्पार्शियल इफ देयर वेल्थ डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल, थ्रेट को प्रिंसिपल के साथ लिंक करना है ना, ये अगर क्वेश्चन में आई के पूछे तो हम बताते हैं, वरना नहीं बताते। यानी ये वाला हिस्सा कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। ये आपको समझना चाहिए। डन? मसला समझ आ गया? हमारे पास क्लाइंट के शेयर्स हैं या हमारे टीम मेंबर के पास शेयर्स हैं, कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फैक्टर्स इन वैल्यूएटिंग थ्रेट। किन फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड करेंगे सिग्निफिकेंस हाई या कि लो है? नंबर 1, रोल ऑफ द इंडिविजुअल, जिसके पास, अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं, हमारे रिलेटिव के, हमारे पास नहीं, टीम मेंबर के पास नहीं, टीम मेंबर के रिलेटिव के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं। शेयर की वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है? क्या फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है इसमें? कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि चूंकि ब्रदर आ गया, रिलेटिव आ गया, तो फैमिलियरिटी थ्रेट बताना लाजमी है। नहीं, फैमिलियरिटी थ्रेट उस वक्त राइज होगा जब हमारा रिश्तेदार क्लाइंट में एम्प्लॉय होगा। अगर हमारा रिश्तेदार क्लाइंट में काम नहीं कर रहा ना, तो फैमिलियरिटी थ्रेट राइज। यहां पे क्या है? हमारे भाई के पास क्लाइंट के शेयर्स है, लेकिन हमारा भाई क्लाइंट में एम्प्लॉय नहीं है। तो बताइए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हुआ शेयर की वजह से? क्या भाई के होने की वजह से फैमिलियरिटी थ्रेट राइज हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो एम्प्लॉय नहीं है ना क्लाइंट पे। जब भाई एम्प्लॉय होगा तब आएगा फिर यही थ्रेट भी। अब फैक्टर वैल्यूएटिंग थ्रेट, भाई के पास शेयर्स हैं, थ्रेट कैसे वैल्यूएट करें? नंबर 1, रोल ऑफ द इंडिविजुअल, जिस इंडिविजुअल के या उसके रिश्तेदार के शेयर्स हैं, फर्म के अंदर उसका रोल क्या है। अगर वो जूनियर है तो सिग्निफिकेंस कम, अगर पार्टनर है तो रोल ऑफ द इंडिविजुअल। समझ आया? फिर रिलेशनशिप के, अगर उसके पास नहीं, रिश्तेदार के पास शेयर हैं, तो रिश्तेदार के साथ वो कितना क्लोज रिलेशनशिप है। स्पाउस है तो सिग्निफिकेंस ज्यादा है, ब्रदर है तो सिग्निफिकेंस निस्बतन कम है, और वो कोई बाकी के दोस्त है नहीं, थोड़ी सी है। भाई रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है,
रिलेशनशिप जितना क्लोज होगा थ्रेट उतना ज्यादा होगा। ये रिलेशनशिप में ये समझा रहा है। रोल ऑफ द इंडिविजुअल में क्या समझा रहा है? रोल जितना हाई होगा थ्रेट उतना ज्यादा होगा। मटीरियलिटी का मतलब क्या है? कितने शेयर थे, कितने शेयर, शेयर जितने ज्यादा होंगे। ये बताएं, कॉमन सेंस की बात है कि मुश्किल है? सेफ गार्ड बताइए क्या करना है। नंबर 1, नोटिफिकेशन टू फर्म। जिस टीम मेंबर का थ्रेट हो, मुझे ये बताएं, क्या फर्म सारे के घरों में नजर रख रही होगी कौन क्या काम कर रहा है? तो अगर किसी के भाई ने शेयर्स खरीदे हैं तो ये किसको बताने चाहिए? नहीं, वो टीम मेंबर जिसके भाई ने शेयर खरीदे हैं वो टीम मेंबर फर्म को बताए कि फर्म उसको टीम मेंबर को बताए कि तेरे भाई ने शेयर खरीदे हैं? टीम मेंबर बताएगा ना, फर्म को घरों के हालात थोड़ी पता होते हैं। तो नोटिफिकेशन टू दी फर्म का मतलब क्या है? टीम मेंबर फर्म को बताए, फिर क्या करें? डिस्पोजल ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? शेयर बेच दो, नहीं बेचने तो टीम मेंबर को निकाल दो, और अगर शेयर बेचने या टीम मेंबर को निकालने से पहले कोई काम किया हुआ है तो रिव्यू करवा लो। बस यही पढ़ना। बताएं कोई मुश्किल है? एक चीज है में रखिएगा, ये अल्फाज इंटेंशनली स्मॉल रखे गए हैं एग्जाम के लिए। ये आपकी हेडिंग्स हैं, ये आपका पूरा ये सेफ गार्ड जो है ये क्या है? आपकी हेडिंग्स हैं। इसका पूरा सेंटेंस आपको पास्ट पेपर के सॉल्यूशन में मिलेगा। खुद कहां बना सकेंगे आप? बना लिए आपने। वो पास्ट पेपर के सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे ना उसमें कंप्लीट मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि इसको ऐसे नहीं कहना डिस्पोज ऑफ इंटरेस्ट, बल्कि कहना है फर्म शुड कन्विंस रेलिवेंट टीम मेंबर और हिज रिलेटिव टू डिस्पोज द शेयर्स एज सून एज पॉसिबल। बात वही है, थोड़ा क्या किया? खींच दिया। क्या किया उसको? तो ये सेफ गार्ड आपने खींचना सीखने हैं, एज इट इज नहीं लिखने, खींचना सीखने हैं। ठीक है, ये हेडिंग है सिर्फ आपकी। हाँ होगा 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 होगा। आप इधर उधर के सवाल ना पूछा करें, जितना बताया उतना काफी है। ये सीफैब लेवल का सवाल है, इसको बोलते हैं रिलेटेड एंटिटी। रिलेटेड एंटिटीज में भी थ्रेट राइज होता है। जी भाई, सिग्निफिकेंट की बेस पे सेफगार्ड चेंज नहीं। याद रखें, हमने एग्जाम में सारे सेफगार्ड लिख देने हैं हमने। हाँ, अब देखें, अब प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली अगर मुझे बताएं वो टीम मेंबर अगर ये डिस्पोज कर दे तो क्या उसे रिमूव करने की जरूरत है? प्रैक्टिकली हो सकता है कि कम सेफगार्ड थ्रेट की। बच्चे का सवाल यह है कि सिग्निफिकेंस अगर कम है तो सेफगार्ड कम भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकली कम हो सकते हैं। एग्जाम में आपने सारे लिखने हैं, एग्जाम में तो आपने सारी पॉसिबिलिटीज देनी है ना। अब पता नहीं वो टीम मेंबर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करे कि ये करे, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी। तो इसलिए हमने एग्जाम में क्या करना है? सारे सेफगार्ड लिखने हैं जो रेलिवेंट है। क्लियर जी? ये एग्जाम्पल ना आपके लिए एक टेम्पलेट है, क्योंकि आगे सिचुएशन इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। इसको बार बार देखना और समझना है। अगर ये आपके जहन में बैठ गया, अगर इस फॉर्मेट के साथ आप फेमिलियर हो गए, तो याद रखें बाकी का कोड ऑफ एथिक्स चुटकियों में निकल जाएगा। वो भी इसी तरीके का है, चाहे तो सफे पलट के देख ले, वो भी इसी तरीके, लगभग यही चीजें हैं। क्लियर जी? तो पढ़ के आएंगे कल? शाबाश। चलिए जी जी। क्या? नहीं, देखे जो मैंने मिसालें दी है ना वो सारी किताब में से ही एग्जांपल्स है, वो हमने डिस्कस करनी है। मैं डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उस बच्चे ने भी एक डिटेल वाला सवाल पूछा था, उसको भी मैंने होल्ड करवा दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थ्रेट राइज होता है आपके जहन में। आप खुद सोच रहे होंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, मैंने बताना, लेकिन अभी नहीं बताना। सारा कोड ऑफ एथिक्स आज ही पढ़ा दिया, कल क्या पढ़ाऊंगा फिर मैं? आज के लिए इतना काफी है, बस आगे नहीं मैं पढ़ा रहा। ठीक है जी? हाँ जी, कोई बात नहीं, सस्पेंस रहने दें। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।